दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड वेलकम बैक टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में हम 2022 का पेपर कवर कर रहे हैं और ज्योग्राफी वाला जो पार्ट हमारा पूछा गया था साल 2022 में 2022 में जो यूपीएससी का पेपर हुआ, आईएएस का पेपर हुआ है, उसमें ज्योग्राफी वाला जो सेगमेंट था उसमें जो जो भी क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं उनको हम कुछ 10-12 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और एलिमिनेशन टेक्निक जो एलिमिनेशन मेथड है उसको भी हम यूज करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम कवर करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 23 है ये कि पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपका बन के आया है ये तो डायरेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, उस डायरेक्ट नॉलेज के आधार पर ही इसको जो है सॉल्व किया जा सकता है। अब इसमें क्या कि नासा की सैटेलाइट में देखा गया है कि लेक फागुबिन जो है, लेक फागुबिन सूखकर एक तरह से मरुस्थल बन गई है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया ये लेक फागुबिन। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है कि दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी यानी कैनियन, इसको कैनियन घाटी भी कहते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है यानी किस एक से बनी है। ये भी डायरेक्ट नॉलेज के आधार पर है। ठीक है, ज्योग्राफी का ये सेगमेंट जो है ये पूरा पूरा नॉलेज के आधार पर आया है और 2022 में एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है ना। तो ये सारी कुछ चीजें देखने को मिली हुई हैं। बाकी आपका एक वो भी नई टेक्निक जो एलिमिनेशन मेथड में यूज की गई थी, जैसे कोई तीन युग्म कोई दो युग्म, तो उस तरह से भी हम देखें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया कि दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। ठीक है, तो ये जो गांडीकोटा घाटी है ये पेन्नार नदी से निर्मित हुई है। किस नदी से? पेन्नार नदी से। डायरेक्ट नॉलेज के आधार पर ये क्वेश्चन जो है बने हुए हैं। पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पीसीएस वाले भी थोड़ा सा अगर जो भी आईएएस एस्पिरेंट अगर पीसीएस देना चाह रहा तो वो भी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर। ठीक है, फिर इसी तरह से आता है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा सेंस लगाने वाला क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि कुछ शिखर दिए हैं, चोटी दी है और इनके पर्वत कौन से पर्वत से सुमेलित है। ठीक है, नामचा पर्वत के बारे में बोला है। तो देखिए गढ़वाल हिमालय से इनको दिया हुआ गढ़वाल हिमालय। अब गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय कहां पर आते हैं? उत्तराखंड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल हिमालय तो कोई मतलब है नहीं। तो नामचा पर्वत जो है ये आपका ईस्ट साइड में आता है, पूर्वोत्तर भारत में आता है। तो ये आ गया आपका असम हिमालय का क्षेत्र है ये नामचा पर्वत जो है ना, चोटी जो है असम हिमालय की। तो गढ़वाल हिमालय से कोई मतलब है नहीं इसका। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोलो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गई। अब 1 के गलत होते ही ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन बी बचा और ऑप्शन डी बचा। ठीक है, अब जब इन दोनों में से कोई एक है यानी कि नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, बिल्कुल ठीक है ये। अब जब ये एक ही ठीक है नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। थर्ड वाला हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बता दूंगा आपको। नौकरिक जो है ना, गारो हिल्स, गारो। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया कौन से राज्य की पहाड़ियां हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो एक गारो पहाड़ी का हिस्सा है नौकरेक हिल्स। ठीक है, गारो हिल्स का हिस्सा है नौकरेक चोटी। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 कि समाचारों में सुनाई देने वाले शब्द लिवेंट मोटे तौर पर किस क्षेत्र से संगत है। शब्द है लिवेंट। देखिए ये लिवेंट जो है ना पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के आसपास का क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र का? पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के आसपास का ये क्षेत्र बताया गया है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और किसकी सीमाएं। बॉर्डर वाला क्वेश्चन जरूर बनता ही है ना, तो इसीलिए ज्योग्राफी से रिलेट करके तो बॉर्डर वाला क्वेश्चन बनता ही है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है आपकी मैपिंग वाली नॉलेज कितनी है। तो बताओ आप लोग कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। किसकी लगती है भैया अफगानिस्तान के साथ? देखो अजरबैजान की नहीं लगती, किर्गिस्तान की नहीं लगती। जब अजरबैजान की भी नहीं लगती तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी हो गया गलत और ये भी गलत हो गया। सीधी सी बात है, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर है, यानी कि ताजिकिस्तान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान की लगती है और उज्बेकिस्तान की लगती है, किर्गिस्तान की भी नहीं लगती। ठीक है जी। था क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला गया है कि जो क्या कहते हैं, मतलब इसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, और कौन सी वाली स्टेटमेंट में ठीक है कौन सी गलत है ये बोला हुआ है। तो मोनेजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। मोनेजाइट में थोरियम होता है। ठीक है, इसको भी होल्ड करो अभी। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना एलिमिनेशन मेथड यूज होगा। ये 2 क्वेश्चन पे आप हमेशा संशय ले सकते हैं। तो समस्त तटवर्ती बालुकर्ता, समस्त मतलब सभी, यूपीएससी आपको फंसा रहा है। केवल सरकारी निकाय, यहाँ पे भी गड़बड़ी हो सकती है। तो इसमें देखना कि भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप में होता है, नहीं, ये गलत हो गया। थर्ड वाला हमारा गलत हो गया
ये प्राकृतिक रूप में नहीं होता है, सर्टेन पार्ट्स में होता है। ठीक है, तो थर्ड वाला गलत होते ही ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, 1, 2 और 4 यानी कि मोनेजाइट जो है दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनेजाइट में थोरियम होता है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनेजाइट संसाधन निर्धारित कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं, केवल सरकारी निकाय ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए संशय यहाँ पे भी होता है केवल में भी, लेकिन जो ये संसाधित, ये जो मोनेजाइट संसाधित निर्यात कर सकते सरकारी निकाय ही, देखिए पॉसिबिलिटी ज्यादा सरकारी निकाय की होगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रिलेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? ये जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कई बार इस तरह से। जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। ठीक है, देखिए आप लोगों को, जैसे आपको सबको पता है कि चैट जीपीटी फेल हो चुका है किसमें, यूपीएससी के 2022 के आउट पेपर में 54 क्वेश्चन ठीक करता है। आप लोगों को चैट जीपीटी से ज्यादा दिमागदार बनना है, इस तरह से प्रैक्टिस कर करके, जैसे हम प्रैक्टिस कराते हैं आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो, यूपीएससी पास हो जाएगा। यूपीएससी पास करने का एक ही तरीका है, पीवाईक्यू, डेली प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। ठीक है, जरूर पास हो जाएगा। सीसेट को हल्के में मत लो, बाकी कल संडे है तो कल को हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि सीसेट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर वर्क करेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 हमारा हो गया है। हाँ जी, इसका जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर यह माना जाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड 29। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40। यदि कोई मुख्य सौर तूफान यानी कि सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर कौन से संभव प्रभाव होंगे? ठीक है, देखो ये वाला पूरा क्वेश्चन ना एक ही स्टेटमेंट पकड़ के मैं आपको डायरेक्ट बता दूं ना, तो आप इसे जो है सॉल्व कर देंगे। एक स्टेटमेंट से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना बड़ा लग रहा होगा आपको कि हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, बहुत ही इजी है ये, पूरा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। किससे? एलिमिनेशन मेथड से पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो, जब कोई तूफान आएगा या सौर प्रज्वाल जिसे कहते हैं, जब पृथ्वी पर आएगा तो कौन से संभव प्रभाव होंगे? देखो, जीपीएस फेल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, जीपीएस फेल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सुनामी भी आ सकती है। तूफान आएगा तो क्या कहते हैं, एक तरह से ये इसको किसको, जब तूफान आएगा तो सुनामी आ सकती है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज हैं क्या? हाँ जी, पॉसिबिलिटीज ऐसी कुछ हैं, वो भी विषुवतीय क्षेत्रों में। सौर प्रज्वाल से, सौर तूफान से सुनामी का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। या तो हवाएं चलेंगी तेजी से तो सुनामी का चांसेस आ सकते हैं। ठीक है, सौर प्रज्वाल से सुनामी का तो कोई मतलब हो नहीं सकता। तो स्टेटमेंट 2 तो हो गई हमारी भैया गलत। अब 2 के गलत होते ही अब आप देखो, 2 गलत हो गई, ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सी हो गया। बाकी 3 पढ़ने की, नीचे का कुछ कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि सौर प्रज्वाल से सुनामी का क्या मतलब है? सुनामी तो तब आ सकती है ना जब क्या कहते हैं हवाएं तेज होंगी, तब पानी उठेगा ऊपर को, बिजली क्षतिग्रस्त हो सकती है। हाँ जी, अधिकांश हिस्से पर जो है तेजी से ध्रुवीय ज्योतीय घटनाएं हो सकती हैं। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां घटित हो सकती हैं। हाँ, हो सकती है। जब सौर प्रज्वाल होगा तो फॉरेस्ट फायर हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, सॉरी, फॉरेस्ट फायर भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं है। देखिए, ये भी इस तरह से नहीं है इसमें। ठीक है, और कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं, दावाग्नि होती है, फॉरेस्ट फायर, ये भी ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं कि कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। गुच्छी क्या है? देखिए, ये एक तरह का कवक है, बिल्कुल ठीक है। ये कुछ हिमालय वन क्षेत्रों में उगती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्य कॉमर्शियली इसकी खेती नहीं की जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में नहीं की जाती। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 ही ठीक है। ठीक है जी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 62 हमारा। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 62? ये रहा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश,
और त्रिपुरा। कितने आम तौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? कौन कौन से जाने जाते हैं? चारों ही चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं, आंध्र प्रदेश भी, केरल भी, हिमाचल प्रदेश भी और त्रिपुरा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 70 कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये जलाशय दिए हुए हैं और कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन कौन से सही सुमेलित नहीं। ठीक, घाट प्रभा के बारे में आप जानते हैं, घाट प्रभा जो है तेलंगाना में नहीं है, कर्नाटक में जलाशय। ठीक है, ठीक हो गया जी। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, यानी कि एक तो सही सुमेलित है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। इंदिरा सागर भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। घाट प्रभा कहाँ मिलेगा आपको? कर्नाटक में। ठीक है, एक चेंज कर लेता हूँ जरा। हाँ, घाट प्रभा मिलेगा आपको कर्नाटक में। ठीक है, इंदिरा सागर मिलेगा आपको एमपी में। ठीक है, और मैथुन मिलेगा आपको झारखंड में। कहाँ मिलेगा आपको? झारखंड में। तो 3 सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। केवल 3 युग्म सही सुमेलित नहीं, 70 का। इस तरह से आपको ना एलिमिनेशन टेक्निक अपनी यूज करनी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। उच्च मेघ, ऐसा तो कुछ है नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। स्टेटमेंट 1 जो है हमारी गलत हो गई। स्टेटमेंट 1 के गलत होते ही ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। अब बचे हमारा बी और डी। ठीक है, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलता है? उत्तर पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। कौन सा सही है कमेंट करना। एक ही स्टेटमेंट पढ़ते ही आंसर आ गया। देखो बीड़ी बीड़ी जो है ना, ये बीड़ी बीड़ी आपका जो है युगांडा में है, केन्या में नहीं। तो स्टेटमेंट 1 हमारी गलत हो गई है। ठीक है, तो ये वाला आंसर तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या बोला है कि दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। हाँ, ये भी ठीक है भैया, ये वाला ठीक है हमारा। उसके बाद आता है सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी शिविर में रहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी इसका, यानी कि ऑप्शन ये वाला सी वाला इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, फिर आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। नहीं भैया, ये जो विशालतम सौर पार्क है भदला है, वो कि गुजरात में नहीं है, ये जो है राजस्थान में है। तो स्टेटमेंट 1 तो हो गई हमारी गलत। कहाँ पे है ये आपका राजस्थान में। ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो हमारी गलत हो गया। 1 के गलत होते ही ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। आंसर बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन बी बचा, ऑप्शन डी बचा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं अब हम कि केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हाँ जी बिल्कुल है, केरल में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। और फिर भी थर्ड वाला जानकारी देख लेते हैं। गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। देखिए, ये जो सौर विकास प्रकाश वोल्टीय परियोजना है तैरती हुई है, गोवा में नहीं है, ये है आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी सिम्हाद्री में। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी भी नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट 3 भी गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका, यानी केवल 2 इसका राइट आंसर। ठीक हो गया जी। तो आईएएस का पेपर 2022 हमने पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस किया करेंगे। नेक्स्ट 2021, 2019, 2020, 2018 इस तरह से पेपर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते चलेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए मैं और भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। सो बने रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।